लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी ताकत होती है जनता, और उस जनता के नुमाइंदे यहाँ बैठते हैं। ये है हमारी संसद। संसद में बैठकर जन कल्याणकारी योजनाओं और कानूनों को बनाया जाता है जो देशवासियों को उन्नति की ओर ले जाए। लेकिन अक्सर देखने में आ रहा है कि हमारे देश के जनप्रतिनिधि ईमानदारी से जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने निजी स्वार्थों में लिप्त हैं। इन नेताओं और मंत्रियों को बेनकाब करने की जिम्मेदारी मीडिया की है, लेकिन आजकल का मीडिया भी पूरी तरह से सत्ताधारी दलों, पूंजीपतियों और सरमायादार लोगों के चंगुल में फंस चुका है। सरोकार मीडिया ने तय किया है कि जन सरोकार प्रोग्राम के तहत हम देश और समाज की उन समस्याओं को उठाएंगे जिनसे जनता का सीधा सरोकार है। हम नेताओं को उनके सही मकसद की याद भी दिलाएंगे और उनको राष्ट्रहित में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता का इस्तेमाल कैसे हो ये भी बताने का प्रयास करेंगे। हमारी देशवासियों से अपील है कि वे इस प्रोग्राम को मजबूत और कामयाब बनाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9540297770 पर अपने सुझाव प्रेषित करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर चुनाव होते रहते हैं, लेकिन हमारे देश के राजनीतिक दल चुनावों में मूलभूत मुद्दों को भूलकर सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, तुष्टीकरण, धन बल, बाहुबल जैसी तुच्छ चीजों को ही लेकर मैदान में उतरते हैं। अभी पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी, तमिलनाडु, असम और केरल में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सपना देख रही है इन राज्यों में भी सरकार बनाने का और बेहतर प्रदर्शन करने का, लेकिन विपक्षी दल गठबंधन कर रहे हैं भाजपा को रोकने के लिए या अपनी सरकार बनाने के लिए। भाजपा के मुकाबले अलग अलग गठबंधन इन राज्यों में लड़ रहे हैं, तो इससे संदेश ये जाता है कि भाजपा को हराने वाले ही एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, जिसका स्वाभाविक तौर पर भाजपा को फायदा भी मिलता है। ये बात शायद इन विपक्षी दलों की समझ में नहीं आती। खैर छोड़िए, अभी एनसीपी के वरिष्ठ नेता केरल दौरे से लौटकर आए हैं और वहां बहुत जोर शोर से प्रचार किया है कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाना तो दूर, प्रदर्शन भी नहीं सुधार पाए। तो मिलते हैं एनसीपी के वरिष्ठ नेता अरुण कुमार श्रीवास्तव जी से और जानते हैं कि खास तौर से केरल में कैसा माहौल है। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि केरल विधानसभा में 140 सीटों पर किस तरीके से गठबंधन किया गया है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, वहाँ बहुत पहले से ही दो प्रमुख रूप से पार्टियां हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी है और दूसरा सीपीएम। अक्सर ऐसा होता है कि एक बार सीपीएम आती है, एक बार कांग्रेस आती है, इस तरह से हमेशा बदलता रहता है। पिछले 10-15 सालों से भाजपा घुसपैठ करने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उनको कोई भी सफलता नहीं मिली है। इस चुनाव में जरूर, चुनाव से पहले हर ऐसे इशूज को भाजपा ने बहुत मजबूती के साथ वहां पे उठाया है और काफी बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंग भी हो रही है। कल अमित शाह वहां गए थे, बड़ी रैली हुई है उनकी।
लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि उनका कुछ भी वहाँ पे प्रदर्शन बेहतर हो पाएगा। अभी एक सीट है उनकी, शायद ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीट हो जाए, वो भी बहुत मुश्किल है। उसका बेसिक कारण ये है कि वहाँ पे 30% लगभग माइनॉरिटी मुस्लिम है और 30% क्रिश्चियन, 60% तो माइनॉरिटी है, 40% हिंदू लोग। इस 40% में केवल 10% अपर क्लास हिंदू है वहां, और भाजपा की जो भी घुसपैठ है वो इन अपर क्लास हिंदुओं में ही लगभग 90% हो सकती है। वहां भी मतलब इतना ज्यादा कुछ नहीं है, बस 40% में अपर क्लास 10% है, और उस 10% में सारा अपर क्लास इनके पास नहीं है। जो अगर सच पूछा जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है कि हर ब्रांच का ब्राह्मण हुआ है, हर पार्टी में ये अपर क्लास के लोग प्रमुख नेता हैं, लेकिन उनके वोट बेस पे जरूर मतलब इन्होंने असर डाला है। और उनकी जो रैली हो रही है दिखाई दे रहा है, मैं गया था तो मैंने देखा कि उनकी एक रैली में करीब 500 लोग थे। तो जो था वहां पे मेरे साथ आदमी, मैंने उससे पूछा क्या बड़ी भारी रैली हो रही है, आप लोग रैली में 200 आदमी नहीं आते हैं? तो उसने कहा कि जितने वोटर है वो सब इस रैली में, इस विधानसभा में टोटल जितने ही वोट मिला है जितना लोग रैली में आने वाले, इसलिए इनका कोई बेस वहां नहीं बनता। लेकिन फिर भी सीपीएम ने सीपीआई के साथ, फिर जेडीएस के साथ, लोकतांत्रिक जनता दल के साथ, एनसीपी के साथ और केरला कांग्रेस के साथ वहाँ पे गठबंधन किया है। और मैं समझता हूँ कि 140 सीटों में से लगभग 100 सीट ये लोग जरूर जीत जाएंगे। यद्यपि जो परिपाटी है कि एक बार सीपीएम एक बार कांग्रेस, अब की बार कांग्रेस को होना चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने अंतर विरोधों के नाते जो विपक्ष के लिए बहुत दुखद है ही खत्म होती जा रही है, और सेंटर में भी, स्टेट्स में भी, हर जगह, और कोई संभालने वाला इस पार्टी में नहीं है। अगर कहीं झगड़े चल रहे हैं कुछ संभाल नहीं रहा है। मुझे बहुत दर्द है इस बात का कि कांग्रेस जब कमजोर होती है तो मुझे लगता है कि विपक्ष कमजोर हो रहा है। देखिए आज की तारीख में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष, लेकिन धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और मुझे लग रहा है किसी को कोई परवाह ही नहीं है। तो केरला में तो कोई खास बात नहीं है वहाँ पे। अच्छा ये बताइए कि अभी आपने पूरा डिटेल में बताया, परसेंटेज वोट का बताया, मुस्लिम और ईसाई बताया, ब्राह्मण बताया और दूसरी जाति बताया। नेता लोग और खासतौर से राजनीतिक दल इस परिपाटी से कब मुक्त होंगे? देखिए ऐसा है कि हिंदुस्तान जो है ना, ये एकदम वोट के मामले में केवल जाति ही जाती है और कुछ नहीं। पूरा देश जो है 80% वोट जो है केवल जाति के आधार पे लोगों को मिलता है। लेकिन समझिए कि केरला उससे अभी भी अछूता है। केरल इस देश का अकेला स्टेट है, और पश्चिम बंगाल जहाँ कम्युनिस्ट रहे हैं, यहाँ कम से कम जाति नहीं थी। धर्म है, जाति नहीं थी। धर्म बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन जाति नहीं थी। जाति में गड़बड़ है, धर्म बहुत मायने नहीं रखता। तो अगर धर्म है और मायने नहीं रखता है तो बीजेपी आएगी नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? देखिए पहले हम आपको केरला के बारे में बताते हैं। केरल में मुसलमान जो है वो बहुत ताकतवर होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। लेकिन केरल के मुसलमानों ने इतनी सद्बुद्धि से काम दिया है, पूरे देश से अलग, पूरे देश। तो इसका मतलब केरल के मुकाबले देश के अन्य क्षेत्रों के मुसलमान मंदबुद्धि हैं या कम अकलमंद हैं? अगर कोई ज्यादा अकलमंदी
अच्छा काम किया है, इसका मतलब दूसरा आदमी बुरा नहीं काम कर रहा नहीं तो कंपेयर तो करना नहीं, पड़ेगा। नहीं, 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 पहले बात सुन लीजिए। मान लीजिए 2 लोग हैं, मैंने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ये बहुत बुरा काम कर रहे हैं, ठीक है, इनसे बेहतर आप कर रहे हैं, इनसे बेहतर कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक आंसर जो है नेता बहुत यही है, देते हैं। यही है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा कि केरल में सर मैं यही तो प्रॉब्लम है मेरे साथ, मैं दूसरे तरह का पत्रकार हूँ। मैं कह रहा हूँ कि केरल में ईसाई हैं, मुसलमान हैं 40% या 20% 30% तो 60% हो गए। 40% बचे, उसमें से 10% ब्राह्मण हो गए, 30% हिंदुओं में दूसरी जाति हो गई। हिंदुओं का वोट ब्राह्मणों का बीजेपी के फेवर में जाता है, आपने कहा मैंने मान लिया, तो उनको 10% वोट ही मिलेगा। फिर आपने दूसरे आंसर में कहा कि जो है जात और धर्म जो है केरल में माने नहीं रखता है, तो मैं काउंटर सवाल कर रहा हूँ कि जब माने नहीं रखता है तो विपक्षी दल और आप जैसे लोग ये कैसे मान के चल रहे हैं कि बीजेपी वहां जीतेगी ही नहीं? अब जवाब दीजिए। शायद आपने मेरी बात को पूरा समझा ही नहीं। फिर से समझा। मैंने यह कहा कि वहां 60% माइनॉरिटी है, 40% हिंदू है। उस 40% हिंदू में दलित है, पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा है, मछुआरा है, ये लोग, केवल 10% अपर क्लास हिंदू है। उस 10% अपर क्लास हिंदू ही उनका वोट बेस है, और यह अब हुआ है, पिछले 10 सालों में हुआ है। सर यही पे काउंटर सवाल, लोकसभा के इस चुनाव में बीजेपी पूरे देश में जीती, केशव प्रसाद मौर्य दलित हैं, पूरे देश में SC ST OBC के 100 से ज्यादा सांसद बीजेपी से जीते, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनका वोट बेस, सुनते रहिएगा, वोट बेस ब्राह्मण है? उनको दलित नेता रामदास अठावले सरकार में समर्थन कर रहे हैं, मायावती भी आजकल प्रो बीजेपी जा रही हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि केरल में जो 40% वोट माइनॉरिटीज के अलावा है उसमें से बीजेपी को सिर्फ 10% मिलेगा, 30% नहीं मिलेगा? इसका जवाब दे दीजिए। मैं जो कह रहा हूं ये अभी केरल के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, फिलहाल पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में जब चीज बदल गई तो केरल में नहीं बदलेगी, इसकी क्या गारंटी है? अरे भाई, आपने हमसे केरल के बारे में पूछा, अभी तो केरल के बारे में बता रहे हैं आपको कि वहां पे यह परिस्थिति है, ठीक। मैंने मुसलमान के बारे में जो कहा कि बहुत वहां बुद्धिमत्ता का काम किया है, वो एक उदाहरण ये है कि जब बाबरी मस्जिद गिरी तो पूरे देश का मुसलमान एकदम एंटी बीजेपी हो गया, और ऐसा पूरे देश में की स्थिति है कि जो बीजेपी को हराएगा उसको मुसलमानों। ये स्थिति लोकतंत्र के लिए सही है? आप बताइए। ये हम ये करें उनके सर्वाइवल का मामला है। मैं सवाल पूछता हूँ तो जवाब तो देंगे। आप लोकतंत्र में अपने लोगों की मजबूरी है ना, आप हम वोट देना चाहते हैं जी, हम बीजेपी को नहीं चाहते। बीजेपी अगर मुसलमान के दृष्टिकोण में कि बीजेपी अगर इस देश में हिंदू राष्ट्र लाना चाहती है तो मुसलमान क्यों वोट देते हैं? हिंदू राष्ट्र कैसे ले आएगी? विपक्षियों ने चूड़ियां पहन रखी है। हिंदू राष्ट्र कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं हिंदू राष्ट्र की परिभाषा है? मैं ये कह रहा हूँ नहीं, आप जैसे बड़े नेताओं के होते हुए, शरद पवार के होते हुए, ममता बनर्जी के होते हुए, अखिलेश यादव के होते हुए, तेजस्वी के होते हुए, स्टालिन के होते हुए, उद्धव ठाकरे के होते हुए, क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी के होते हुए उनकी सरकार बनी जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। क्यों कल्पना नहीं? तो फिर जब सरकार बनी तो वो हिंदू राष्ट्र में बना लेंगे, तो आप लोग क्या कर रहे हो? आप कुछ नहीं करेंगे। अगर ये विपक्ष बिखरा रहेगा तो क्या करेंगे? तो इसका अब आप मस्जिद गिर गई, मस्जिद अगर गिर गई सुनिए तो मैं क्या कह रहा हूँ जी। मैंने यह कहा, मैंने क्यों कहा केरल का मुसलमान बड़ा बुद्धिमत्ता काम किया जी। जब बाबरी मस्जिद गिरी तो पूरे देश का मुसलमान की एक सोच हुई, वहां की एक सोच कभी होती नहीं, इसीलिए तो पिट रहे हैं आप गलतफहमी में। ऐसा नहीं, ऐसा है कि केरल में जो मुसलमान था वो मैक्सिमम मुसलमान मुस्लिम लीग के था, ठीक। लेकिन बाबरी मस्जिद गिरने के बाद वहां के मुसलमानों ने यह तय किया कि हम किसी एक पार्टी के होके नहीं रहेंगे, और वहां ये आपको किसने कहा कि मुसलमानों ने ये तय किया? हम केरल की बात कर रहे हैं। बराक जी से मेरा इंटरव्यू हुआ, वो तो कहते थे कि सबको एक झंडे में आना चाहिए, लेकिन मुसलमान नेता इतने गैर जिम्मेदार हैं, लालची हैं, पद के भूखे हैं,
वो गोदी में बैठते हैं दूसरों के जाके पद लेने के लिए, और पद मिलता है मुसलमानों के लिए, खुद कुछ नहीं करते हैं, इसलिए मुसलमान जो जूते खा रहे हैं, इसीलिए मस्जिद भी गिरी। अब आप इस पे कहिए क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैं आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ। मेरा जो नहीं, क्या आप सर ये चाहते हैं कि आप जो चाहें मैं वो सवाल पूछूं? नहीं, आप हमसे अगर सवाल पूछ रहे हैं तो मैं उसका जवाब, मैं जो जानता हूँ वो मैं दे रहा हूं। दीजिए सर। कि मेरे हिसाब से जी, बाबरी मस्जिद गिरने के बाद जो मुसलमान केरला में मुस्लिम लीग के साथ ज्यादा अलाइन था, वह अब मुसलमान अब कांग्रेस पार्टी में भी है, सीपीएम में भी है, जेडीएस में भी है, एलजेडी में भी है। मुसलमान का ईमान अब कमजोर हो गया है, इसलिए वो बर्बाद हो रहा है। ये आप जाने, हम नहीं जानते हैं। आप भी जानिए, आप नेता हैं। हम नहीं जानना चाहते। आप वोट लेंगे तो ईमानदार का लेंगे कि बेईमान का लेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक पार्टी, अगर तुम एक वर्ग सभी पार्टी में रहना चाहते हैं तो स्वीकार्य है, ये तो अच्छी बात है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये तो अच्छी बात हुई ना कि मुस्लिम लीग का मतलब मुसलमानों की पार्टी, उन्होंने अपने को मुस्लिम लीग से अलग करके सभी सेकुलर पार्टीज में अपना जगह बनाया, और अब वह नहीं लगता है, और शायद वहां पे ये इसलिए भी हुआ कि बीजेपी का कोई खतरा वहां पे नहीं है। केरल का मुसलमान का जो सोच है वो इसलिए है कि वहां बीजेपी का कोई खतरा नहीं है। सर एक सवाल और पूछूं, इजाजत है अगर? बोलिए। केरल की जो पॉपुलेशन जिस हिसाब से है, कमोबेश उसी हिसाब की पॉपुलेशन पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और यूपी में है, तो वहां मुसलमान और दलित, समझिएगा ओबीसी, दूसरी पार्टी को वोट दे देते हैं, और वहां बीजेपी की सरकार बनी है। जिन राज्यों का नाम हमने लिया पश्चिम बंगाल को छोड़ के, इन 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, तो वो कैसे बन गई? अब आप जो सवाल कर रहे हैं उसको मुझसे सवाल कर दे रहे हैं। जिस सवाल को आप पहले जानना चाहते हैं उसका मैं जवाब तो सुन लीजिए ना, पूछे इसका भी सुनेंगे हम। आप हम क्यों बन गए? ऐसा है कि देखिए, अगर हिंदुस्तान के राजनीति के बारे में बहुत पहले से हम लोग आकलन करें सर, तो जात के आधार पे कांग्रेस पार्टी को ब्राह्मण, अपर क्लास में मुसलमान और दलित के मतलब कम से कम 20-25% और 15% मुसलमान, 40 और ब्राह्मण, इतना इनका आधिपत्य था आजादी के बाद से लेकर के 1977 तक। और कुछ भी हो जाता था इनको वोट मिलता था और ये चुनाव जीतते थे। अब टूट चुका वो ना, यही मैं बता रहा हूं। लेकिन इमरजेंसी के बाद, इमरजेंसी की जातियों के बाद माइनॉरिटी पहली बार कांग्रेस से अलग हुई, और वो जनता पार्टी के साथ 77 के चुनाव में जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया। मैं कह रहा हूं उस चुनाव में भी दलितों ने पूरा का पूरा साथ दिया था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर भारत में पोलिंग एजेंट नहीं थे कहीं, फिर भी उनको 1.5 से 2 लाख खाने का मिला। तो दलित उनको पूरा समर्थन उस समय भी किया था। लेकिन धीरे धीरे 77 के बाद जो पिछड़ा था वो दरअसल समाजवादी आंदोलन से जुड़ गया, तो पिछड़ों का वोट समाजवादियों को मिलता रहा। अपर क्लास का बनिया वोट केवल भाजपा का मतलब अपर क्लास में एक बनिया जो था वह आरएसएस और बीजेपी के साथ था। एक सवाल और, बनिया का सिर्फ वोट लेते लेते वो पार्टी 2 सांसद से लेके 303 तक पहुंच गई और बन गई। उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? जो बन गई उसको, या जिसने फील्ड जो है खुली छोड़ दी उनको? जिन्होंने फील्ड खुली छोड़ दी उनको। भाजपा बनी क्यों अभी के हालात में? तो इसलिए बन गई, देखिए जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए, उसके पहले भाजपा के बारे में किसी को गलतफहमी नहीं थी कि कोई सरकार बना रही, लेकिन कांग्रेस के भ्रष्टाचार और महंगाई और पार्टी का अंतर्कलह, इन तीनों ने मिला करके इस पूरे देश को
झकझोर दिया। जो लोग कांग्रेस के खिलाफ जिंदगी भर राजनीति करते रहे, उनको बीजेपी के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। अब बीजेपी अलग, वो जो ताकतें थी जो कांग्रेस को चुनौती देती थी वो अलग, और कांग्रेस अलग। इस त्रिकोणीय उसमें भाजपा को जरूर बढ़त मिल गई, लेकिन इसी में कुछ अति पिछड़ी जातियां, पिछड़े का मतलब हो गया यादव और कुर्मी, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में इतने ताकतवर हो गए कि इन्होंने, और जो ये समाजवादी आंदोलन से जुड़ गए थे, या आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ, बिहार में आरजेडी के साथ ये जुड़े। लेकिन अति पिछड़ों के बारे में इनकी कोई भूमिका नहीं थी। तो जब अति पिछड़े इनसे परेशान हुए, इन जातियों से, तो सब बीजेपी की तरफ उनको जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये विपक्ष के नेता सब देखते रह गए। यादव को लगा कि बस हमारा ही आधिपत्य है, हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे, हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, सब कुछ हम ही बन जाएंगे। और इनकी प्रताड़ना की वजह से जो अति पिछड़ी जातियां थी, ये बीजेपी के साथ चली। अच्छा सर, मुसलमानों को कब तक राजनीतिक दल सिर्फ एक वोट बैंक मानेंगे, ना कि भारतीय नागरिक? देखिए, मैं ये सवाल मैं अपने को नहीं मानता हूं कि मुसलमान केवल वोट बैंक है। मुसलमान इस देश का नागरिक है, मुसलमान भी उतना ही जिम्मेदार है जितना एक हिंदू जिम्मेदार है। मैं कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूँ इन मुसलमानों की वो देश के नागरिक हैं या नहीं है। ये उनका खुद का चरित्र है जिसकी वजह से वो हिंदुस्तान में है, और उनका पूरा अधिकार जितना मेरा है उतना उनका है। कुछ पागल हैं इस देश में जो उनको सर्टिफिकेट देना चाहते हैं कि वो देश के नागरिक हैं कि नहीं है, वो मुसलमान है तो हिंदुस्तान में रहेंगे और कैसे रहेंगे। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। अच्छा ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को अगर मुसलमान कम्युनिटी भी वोट दे, और वो जो है अपने जिन मुद्दों से वो बदनाम होते हैं, सीए हो गया या 3 तलाक हो गया, या इस मतलब कुछ कट्टरवादी चीजें हो गई, मॉब लिंचिंग हो गई, ऐसे मामलों से अमित शाह और मोदी अपने कदम खींच लें, तो एक नेता होने के नाते आप ये समझते हैं कि बीजेपी को भी वोट दे देना चाहिए मुसलमानों को? देखिए, 2014 के चुनाव में मैं समझता हूं कि मुसलमानों के 10% नौजवानों ने, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, बीजेपी को वोट किया। और यह सोच के किया कि कब तक हम आखिर बीजेपी के खिलाफ अपना वोट देते रहेंगे, और एक मौका इनको देना चाहिए। इसलिए कि जो उनके घोषणा पत्र थे बीजेपी के कि हम देश में खुशहाली लाएंगे, नौकरियां 2 करोड़ देंगे, तो मुसलमान लड़के जो उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, मुझे लगता है उन लोगों ने आजादी के बाद हो गया आंसर, आजादी के बाद कितनी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र को इम्प्लीमेंट किया जो 2014 में मुसलमान युवकों ने भाजपा का घोषणा पत्र मान के उसको वोट दे दिया? हम कह रहे हैं कि चूंकि कोई पार्टी नहीं, ऐसा नहीं कि जो चुनाव घोषणा पत्र होता है उसमें से इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कितना परसेंट होता है ये अलग, आप बताइए कितने परसेंट होता है? वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, कितने होता है अप्रोक्सीमेटली? और कभी 20% होता है, कभी 40% होता है। तो शर्म नहीं आती है जनता दल के समय में लगभग सभी मुद्दे? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, राजनीतिक दलों को इस चीज के लिए शर्म नहीं आती है कि जिस जनता के दम पे वो एमपी और मंत्री बने हैं, और उसके मुद्दे आज 75 साल देश आजाद हो गया है, 10% और 20% ही करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेंगे? इस पे जवाब दे दीजिए। देखिए, अगर आप हमसे एक कोई सवाल करिए और उसकी डिटेल में जाए तो मामला कुछ कहा जा सकता है। आप छोटी चीज करेंगे फिर भाग जाएंगे दूसरी तरफ। ये जो मुद्दा उठा रहे हैं नेता है, आप ये जो मुद्दा उठा रहे हैं केवल आप इसी बहस करिए। अभी आपने जो कहा ना चुनाव घोषणा पत्र, ठीक, आप केवल इसमें बहस करिए। देखिए, चुनाव घोषणा पत्र का मतलब ये है कि कोई भी पार्टी अगर सरकार में बनती है तो वो इस देश के हित में क्या क्या करना चाहती है ये अपना उसमें वो लिखती है। ठीक है। असलियत ये है
कि जब वो लिखती है तो वो ये नहीं सोचती कि इसको हम कैसे करेंगे। वो चुनाव घोषणा पत्र लुभावना होना चाहिए ताकि लोगों को आकर्षित करे, बेवकूफ बनाया जा सके। अब आप उस शब्द अपना कर दीजिए, हम नहीं कह रहे हैं। हाँ ठीक है, ये आप नेता जो है ऐसे शब्दों से डरते क्यों हैं? नहीं, बेवकूफ ही तो बना रहे हैं जनता को। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नेता हूँ, मैं पार्टी चला रहा हूँ, मैं हूँ अगर, तो मैं अपना चुनाव घोषणा पत्र बनाऊंगा। आपने अभी सर बोलूंगा तो सर, आपने अभी कहा कि उसको पता ही नहीं होता है कि हम कैसे लागू करेंगे। तो जो देश का नेतृत्व कर रहा है उसको पता ही नहीं है कि वो क्या घोषणा पत्र दे रहा है, तो वो नेतागिरी करने के लायक है कि नहीं? नहीं, जनता जागरूक नहीं है ना, मैं जनता को जागरूक करने के लिए आपसे बात मैंने आपसे यह कहा जी कि जब वो बनाता है जी, तो इस पे वो शायद नहीं सोचता है कि इसको हम लागू कैसे क्यों नहीं सोचता? उसकी जिम्मेदारी है कि ऐसा नहीं? इसलिए कि इस देश की जनता चुनाव वोट देने के बाद कभी ये सवाल नहीं पूछती है कि आपने अपने चुनाव घोषणा सर अगर कोई एम्प्लॉय हमने रखा और वो तनख्वाह नहीं मांगता है तो क्या मैं उसको तनख्वाह नहीं दूंगा? मेरी नैतिकता और जिम्मेदारी है कि नहीं? नहीं। आपने जिसका वोट लिया उससे आप एमपी बने, आप उसकी मदद नहीं करेंगे? लोकतंत्र में, अच्छा, लोकतंत्र में जी, जनता को भी जागरूक रहना पड़ेगा अपने हक के लिए। ठीक। और अगर जनता जागरूक नहीं रहेगी तो इसी तरह के लोग देश के प्रधानमंत्री बन जाया करेंगे जैसे अभी बन गए। नहीं तो आजादी के बाद से सारे प्रधानमंत्री ऐसे बने हैं, यही थोड़ी बने हैं। मैं ये कह रहा हूँ उसी के दुष्परिणाम है ना। अगर जनता पूछती रहे, 75 साल में नेताओं को ये अकल नहीं है कि घोषणा पत्र कैसे बने। में कोई एक ही नेता थोड़ा था, अलग अलग लोग तो जो आए जिम्मेदार कोई नहीं आया, क्या जिम्मेदार है? फिर इस पर बात करो ना, इसी पे उसी पे तो कर रहे हैं घोषणा। मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए मेरा इसके बारे में सुझाव। मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए, मैं इसी पे रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैं कांग्रेस के घोषणा पत्र को लागू कर रहा हूं, तो इसका मतलब कांग्रेस ने घोषणा पत्र जो बनाया था 2014 में और 19 में वो अच्छा था। तो जब कांग्रेस ने बनाया वो लागू नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, अब बीजेपी कर रही है, तो कांग्रेस को और विपक्षियों को प्रॉब्लम क्यों? ये भी सवाल बताइए। आप घोषणा पत्र पे ही बात करेंगे, कोई दूसरा सवाल मैं ये कह रहा हूँ जी, आपने अपना घोषणा पत्र बनाया ना, बीजेपी ने जो अपना घोषणा पत्र बनाया उसको लागू करें, उसको लागू करें। कर तो दिया, 3 तलाक ले आए, 370 हटा दी, मंदिर निर्णय कर दिया, समान नागरिक कोर्ट पे जा रहे हैं, तो कर तो रहे हैं वो। तो मैं कहाँ मना कर रहा हूं? तो कांग्रेस वाले भी जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो कांग्रेस ये क्यों कह सकती है कि आप कांग्रेस ने कोई अच्छा काम घोषणा की है अगर, तो वो कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? स्वच्छ राजनीति होना चाहिए ना, देश के हित के लिए तो राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए। अगर बीजेपी कोई गलत काम कर रही है तो उसको रोकना चाहिए, विपक्षियों को रोकना चाहिए, जनता को जागरूक होना चाहिए। लोकतंत्र है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन नेता की अमित आदमी को नौकरी पे रखे हुए हैं, ये तुमसे तनख्वाह ना मांगे, तो मेरी तो नैतिकता और जिम्मेदारी और दायित्व है कि हम इसको तनख्वाह दें। आपने वोट लिया, आप एमपी हो, अगर वो काम नहीं करे तो वोटर को काम क्या करना है? वोटर को तो वोट देना है। तो वोटर को वोट देना है, वोटर को जागरूक करना है, जानने के लिए कि आपने हमारे लिए क्या किया, आपने जो घोषणा पत्र डाला। अच्छा, मतलब वोटर, ये बहुत बढ़िया जवाब दे दिया आपने, बहुत बढ़िया जवाब। हमारा ये काम कर रहा है, इससे हमने कहा आज वीडियो बना दे, तू एक वीडियो रोज बनाएगा तुझे 30,000 रुपए देंगे महीने में। इसने वीडियो बना दी, वीडियो डाल दी, ये मेरी जिम्मेदारी है कि इसको तनख्वाह दे दे। आप तनख्वाह दे रहे हैं ना? अब वोटर तो आपको बादशाह बना रहा है। वोटर तो हमको तनख्वाह दे रहा है ना। हाँ, फिर तो उसको पूछना, और हम काम नहीं कर, आपसे पत्रकार कहते थे सवाल पूछते हैं, तब तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। वोटर बेचारा आपका एंट्री नहीं कर पाएगा। मैं यही कह रहा हूँ, उसको पूछना चाहिए। अच्छा, अगर वो नहीं पूछेगा कि वो तो हमको तनख्वाह, और पत्रकार को क्या पूछना चाहिए? जो नेता चाहे वो कि जो जनता चाहे वो? अब इस पे आइए। पत्रकार को जो जनता चाहती है वो पूछना। तो मैं जनता की आवाज में पूछ रहा हूँ, चुनाव आयोग नकारा है, निकम्मा है, लापरवाह है। जो आदमी एमपी का चुनाव लड़ता है उसको नॉमिनेशन पेपर भरने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद एक बुकलेट मिलती है, उसका नाम होता है चुनाव आदर्श आचार संहिता। ठीक, उसमें लिखा होता है कि आपको चुनाव के दौरान कैसे जो है व्यवहार करना है, चुनाव के दौरान क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, चुनाव आयोग आजाद हुए 75 साल हो गए, अपने उस दस्तावेज को तो क्रियान्वित करा नहीं पाया जो इंडिविजुअल पे होना था, कि एक इंडिविजुअल अगर 545 सीटों पे चुनाव हो रहा है, वो मिसकंडक्ट करता है तो उसकी सदस्यता या चुनाव निर्वाचन रद्द हो जाएगा, जो उसको पावर है ऑलरेडी। उस पावर को तो वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, पंगु है।
और आप कह रहे हो कि पार्टी घोषणा पत्र दे और पूरे देश में लागू करने के लिए कहे 545 के 45 लोकसभा सीटों पर, और अगर वो उसको इम्प्लीमेंट ना कर पाए तो चुनाव आयोग उस पार्टी को ही खत्म कर दे। एक सांसद को तो हटा नहीं पा रहा है, अधिकार मिलने के बावजूद। ये भी अधिकार मिल जाएगा तो पार्टी को कैसे हटा देगा? वो शक्ति कहां से आ जाएगी रातों रात चुनाव आयोग में? इसका जवाब दे दीजिए। ऐसा है कि चुनाव आयोग को और सशक्त बनना पड़ेगा इस देश में। अगर लोकतंत्र को रखना है तो चुनाव आयोग को और शक्तिशाली बनना पड़ेगा। कैसे बनेगा? अब हमसे आप जब पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा ना कि आखिर चुनाव घोषणा पत्र लागू ना हो तो क्या करे? तो उसके लिए चुनाव आयोग है, वो एनालिसिस कर ले कि आपने जो घोषणा पत्र लागू किया था उसका 80%, 70%, 90% कितना लागू किया आपने। और अगर ये तय हो जाए कि 50% से भी कम आपने लागू किया तो आपको फिर अधिकार चुनाव लड़ने की क्या जरूरत? पिछले लोकसभा चुनाव में 23 विपक्षी पार्टी चुनाव आयोग के पास गई, अरोड़ा साहब के पास, ठीक, कि नरेंद्र मोदी साहब मिसयूज कर रहे हैं और इस तरह की मुझे प्रॉब्लम है। 23 दल गए, राष्ट्रपति जी को भी लेटर दिया, मुख्य चुनाव आयोग को भी दिया कि इसको जो है देखिए मामले को। उन्होंने नहीं देखा। इसको क्या कहेंगे? मैं फिर कह रहा हूं कि अगर लोकतंत्र को रखना है तो चुनाव आयोग को और शक्तिशाली बनना। लोकतंत्र कैसे रहेगा? अब सुनिए ना, देखिए आज से 20 साल 30 साल पहले चुनाव आयोग जैसे लगता था कि ऐसे ही कोई है, ठीक है। लेकिन चुनाव आयोग ने जब अपनी ताकत दिखाया, टीएन शेषन, तो उसके बाद के चुनाव आयोग बेकार क्यों हो गए? सुनिए ना, टीएन शेषन जब बने तो पहली बार एहसास करा दिया उन्होंने कि चुनाव आयोग भी कोई चीज है, ठीक। तो इसका मतलब उसके बाद के सारे चुनाव आयोग बेवकूफ हैं, बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, नकारा है। आप क्यों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैंने कहा हमें देश की चिंता है, हमें जनता की चिंता है, लोकतंत्र की चिंता है, हम नेता थोड़े हैं। आपके अभी हमने आधा सेंटेंस पूछा नहीं कि आपने और कर दिया। मैं ये कह रहा हूं, मैंने ये कहा कि टीएन शेषन ने एहसास कराया। अच्छा, आदर्श मानना चाहिए ना। आप सुनिए तो सर, आप उनको जयप्रकाश नारायण साहब को, जयप्रकाश नारायण आदर्श हैं, सुभाष चंद्र बोस आदर्श हैं, गांधी जी आदर्श हैं, पटेल साहब आदर्श हैं। तो जो आदर्श है उसको दूसरे को मानना चाहिए। मैंने जो पढ़ा है, पढ़ता लिखता क्यों है? आप कायस्थ हैं, कायस्थ लोग तो बहुत बुद्धि रखते हैं, हमारे सारे दोस्त कायस्थ हैं, ब्राह्मण लोग बुद्धि रखते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो आइडियल पर्सन है उसको माना जाएगा। टीएन शेषन, मैं खुद मिला हूं उनसे, टीएन शेषन साहब ने अपनी शक्ति दिखाई कि ऐसे चुनाव आयोग चलना चाहिए। मेरा सवाल सीधा सीधा है, सिंपल है। टीएन शेषन के बाद जो चुनाव आयोग आया कोई भी पार्टी के कार्यकाल के दौरान, उस चुनाव आयोग को उनके पद चिन्हों पर चलते हुए वो परंपरा बरकरार रखनी चाहिए। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं टीएन शेषन के बाद 3 चुनाव आयुक्तों ने उनसे बढ़ चढ़ करके काम किया। क्या किया? टीएन शेषन ने तो खाली एहसास करा। अच्छा, उन्होंने किसने किया वो उस पे आइए। सुन तो लीजिए, मैंने ये कहा, मैंने शब्द सुनिए, मैंने ये कहा टीएन शेषन ने एहसास करा कि चुनाव आयुक्त कोई चीज है, ठीक, और उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाने के लिए जब राव साहब हुए, ठीक, देखिए टीएन शेषन के समय में हर आदमी वोट दे पाया, ये गारंटी नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद के 10 साल के चुनाव आयुक्तों ने इतनी मेहनत, किसने किसने की? नाम बताइए। राव साहब ने किया और जो भी 2-3 लोग हुए उस समय। अब ये जो अरोड़ा साहब हैं मेहनत कर रहे हैं नहीं? मैंने मान लिया, आपने कहा सर आप नेता हैं, आप नहीं, आप जनता को बताना चाहते हैं क्या हुआ? बताइए, जनता सुन रही है जी। शेषन साहब, हालांकि मैं शेषन साहब की हर बात में मैं सहमत नहीं हूं जी, ठीक है, लेकिन उन्होंने एहसास कराया, मैं ये बार-बार कह रहा हूं जी, ठीक है, उसके बाद चुनाव को समझता ही नहीं था। ठीक है। उसके बाद के 2-3 चुनाव आयुक्तों ने चुनाव प्रक्रिया में बहुत जबरदस्त सुधार किया। और सबसे बड़ा सुधार तो ये था कि पहले लोग वोट नहीं दे पाते थे, अब वोट देने लगे। बहुत अच्छी बात। हर जगह अब कोई ये नहीं कर सकता है कि कोई गुंडागर्दी करके किसी का वोट रोक लिया, ठीक। एक यह बहुत बड़ी उपलब्धि इस चुनाव आयोग की है, ठीक।
हाँ, देश के सामने रोज नई नई चुनौतियां पैदा होती जाती हैं। अब चुनाव आयोग ने ऐसे ऐसे नियम बना दिए हैं, वो अपने जानबूझ के ठीक बनाया है, लेकिन ऐसे बन गए हैं कि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, तो चुनाव आयोग की निगाह में पहले दिन ही मैं एक बेईमान भ्रष्ट व्यक्ति हूं। हमको इतना लंबा चौड़ा कागज मिल जाता है जो चुनाव लड़ता है कि उसको भरने के लिए पहले ही दिन से हमको एक चार्टेड अकाउंटेंट रखना पड़ता है। मतलब ये नया खर्चा हो जो हमारा हिसाब किताब गलत सलत बना के चुनाव आयोग के हिसाब से दे दे। मैं दावा करता हूं, दावा कि 545 जो हमारे एमपी है ना, इनमें 5 एमपी भी नहीं है होंगे, चुनौती देता हूं कि जिन्होंने अपना सब सही बनाया। और मैं कह रहा हूं कोई सही बनाने लगेगा तो बना ही नहीं सकता है, इतने कठोर नियम कानून है उसमें। इसलिए एक सीए बैठाया जाता है जो सब फर्जी रिपोर्ट बना करके चुनाव आयोग को देता रहता है। ये बात चुनाव आयोग जानता है कि फर्जी बन रहा है? मैं ये कैसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं सवाल का जवाब हाँ ना में दे दीजिए। मैं कैसे बताऊंगा? नहीं, चुनाव आयोग को तो ऐसा होगा, पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल तो है नहीं समझते कि नकली बना है कि असली। जरूर समझते होंगे। मैं एज इट इज खाना पूर्ति करते हैं। और क्या खाना पूर्ति होती है? सुनिए सुनिए, अब पहले और सुनिए ना जी, आराम से। मैं तो आराम से ही हूँ सर। नहीं, आप इसके बारे में प्रक्रिया समझ लीजिए। जी, मुझे पूरी प्रक्रियाएं पता है देश की, और चरित्र भी पता है नेताओं का। हम देश की जनता हाँ, जनता भी जाने, हम पत्रकार की हैसियत से प्रधानमंत्री को भी जानते हैं, मंत्रियों को भी जानते हैं। हम भरते हैं जी हाँ, जो हम भरते हैं वो सब पहले ही दिन से गड़बड़ हो जाता है। ठीक। अब जिस चीज का उसमें पहले जो दिन से ही सबसे गड़बड़ है उसका रिजल्ट क्या होगा? जो सबसे बड़ी असफलता चुनाव आयोग की है कि चुनाव आयोग कहता है कि एक लोकसभा के चुनाव में 75 करोड़ रुपया खर्च होगा। जी, ठीक, मैं मानता हूं कि फिर चुनौती देता हूं कि एक सांसद भी इस देश का ऐसा नहीं होगा कि जो 75 लाख रुपए में चुनाव लड़ा। ठीक, जबकि सभी राजनीतिक दल हरदम चुनाव आयोग में जाते हैं कि साहब और बढ़ाइए, ये लिमिट जो है बढ़ा दीजिए। ठीक, कितना बढ़ा? इसलिए कि चुनाव तो 200 करोड़ लग रहा है, 50 करोड़ लग रहा है। क्यों? मैं समझता हूं 50 करोड़ 200 करोड़ लगाने की जरूरत क्या है? अरे भाई, हमको चुनाव, हम युद्ध के मैदान, सुनिए, अब आप एक राजनीतिक व्यक्ति अगर पूछिएगा, हम युद्ध के मैदान में हैं, हमको चुनाव जीतना है। किस लिए जीतना है? किस लिए जीतना है? वो सवाल का जवाब कोई नैतिकता नहीं है, ईमानदारी तो आपकी भी कोई नैतिकता नहीं है। सवाल पूछते तो जवाब तो दीजिए सर। युद्ध जीतना है, मुझे बेईमानी से जीतना, बेईमानी से, भ्रष्टाचार से, चाहे जैसे भी। चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंक, चुनाव आयोग की धूल में झोंक रहे हैं लोग। ठीक है, फिर ऐसे आयोग का क्या मतलब? यार मैं ये कह रहा हूं कि वो उतनी शक्तिशाली नहीं बन पाई है। नेता ज्यादा और उसको मैं यही कह रहा हूं कि इतना उनके पास साधन नहीं। सर, इसका मतलब तो आम आदमी जो चुनाव लड़ ही नहीं सकता है, लोकतंत्र का साधन है। नहीं तो आम आदमी को बर्बाद कर रहा है लोग। बिल्कुल नहीं, लोकतंत्र नहीं बर्बाद कर रहा है। ये जो व्यवस्था है, व्यवस्था कौन सही करेगा? लोग सही करेंगे, नेता सही करेगा, सब लोग मिलजुल के सही करेंगे। नहीं, लोग तो बेचारे वोट दे देते हैं कि परिवर्तन होगा। उनको भी सोचना पड़ेगा ना, आखिर वो क्या करेंगे? धरना देंगे? क्या करेंगे? अरे भाई, सोचने की बात है पहले ना। नहीं, आप ये बता दीजिए जी कि मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग कर रहा है 75 लाख खर्च करने जी। मैंने ये कहा कि एक एमपी नहीं है जो 75 लाख में चुनाव जीता। अच्छा, अगर कोई आदमी जो है ये चाहे कि हमने जो है बीजेपी से परेशान होकर आपको वोट दे दिया, आप हमारी लड़ाई लड़ो, और आप नहीं लड़ते हो, फिर वो जनता क्या करेगी? ये छोटी मोटी बातों को लेकर के हम भी कुछ ज्यादा नहीं कर सकते ना, बीजेपी को कुछ ज्यादा कर सकते। हाँ, बीजेपी के पास कानून ये था कि उन्होंने राम मंदिर बना दिया, 370 खत्म कर दिया, ये सब वो कर सकते थे जो कागज पे होना। इससे भले देश बट जाए, लोगों में देश तो नहीं बटा, राम मंदिर बन गया, कौन बट गया? ऐसा है, मेरी बात सुनिए। नहीं बट गया, नहीं आप एक नेता हैं जिम्मेदार। अरे हम मंदिर बनने से देश बट गया? मैं यह कह रहा हूँ बटा कहाँ बटा? अरे बटता कागज पे थोड़ी बटता, कैसे लंकी कागज पे तो बटा है, पाकिस्तान का नक्शा अलग है, बांग्लादेश का अलग है सर। दिलों में बटता है। दिल के हाल कौन जानता है? जय श्री राम कहने से कोई मुसलमान आदमी हिंदू नहीं हो जाएगा,
और हिंदू आदमी अगर अल्लाह अकबर कह देगा तो मुसलमान नहीं हो जाएगा। हम आपसे नेता की हैसियत से इंटरव्यू कर रहे हैं, आप इसको अदरवाइज ना लीजिए। मंदिर बन गया, मुसलमानों का क्या हो गया उसमें? ऐसा है कि मुसलमानों का हुआ हो या ना हुआ, अगर आप मुसलमान हैं तो आप मुसलमान, यही तो मैं मुसलमानों को जगा रहा हूँ कि सिर्फ बीजेपी का विरोध करना और मंदिर बढ़ जाने से तुम्हारा भला नहीं होना, अपना ईमान मजबूत करो। अभी बीजेपी ही टिकट दे देगी तो लेके पहुंच जाएगा आदमी, मुसलमान आदमी। ये ईमान है तुम्हारा? मुसलमानों, ये ईमान है तुम्हारा? राम मंदिर बनने का, राम मंदिर छोड़ दीजिए, हम इलेक्शन कमीशन पे आइए आप। अब इलेक्शन में मेरी भी सुनिए ना, मैं क्या करूँ सर? आपको सुनने के लिए तो बैठे हैं, अलग सवाल खड़े कर देना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। भाई जिम्मेदार आदमी है आप। आपको कल मान लीजिए सीएम बना दे शरद पवार जी, तो आप क्या करोगे? महाराष्ट्र में जो अत्याचार होने दोगे? छोड़, फिर अलग जा रहे हैं आप। पहले चुनाव आयोग, हाँ चुनाव आयोग का आज सुधार देते हैं चुनाव आयोग को। और सुनील अरोड़ा साहब सुन ले, ये मैं सीधी उनको भेजूंगा। आप भ्रष्टाचार बंद कीजिए और ईमानदारी से काम कीजिए ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। अब आप सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने सवाल किया है। अब आपका सवाल नहीं कर, तो वो भ्रष्टाचारी, वो नहीं है भ्रष्टाचारी, वो भ्रष्टाचार मैं नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ वो भ्रष्टाचारी। आपका क्या ख्याल है? नहीं, वो नहीं है। नहीं है तो फिर आप वो क्या अच्छा काम कर रहे हैं? व्यवस्था जो है, तो व्यवस्था बदलना उनका काम है ना। अगर डीएम हम हैं तो जिले में कोई भूखा मर रहा है, अन्याय हो रहा है, पुलिस परेशान कर रही है, मेरी जिम्मेदारी है। यार मैं फिर कह रहा हूँ, समझो ना, इस देश के डीएम भ्रष्ट हैं, मैं कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। यार व्यवस्था में गड़बड़ी है, तो डीएम व्यवस्था सही करे ना, डीएम व्यवस्था करे। डीएम तो उसको बंगला देता है जिसको, सुन लीजिए, आपके नीतीश कुमार, अब आप, मैं नाम ले रहा हूँ फिर सवाल पूछ रहा हूँ, नीतीश कुमार के डीएम किशनगंज कमरा उसको देते हैं जो चैनल पे पत्रकार नजर आता है या किसी चमचे विधायक से पत्र लिखाता है। ये डीएम सही काम कर रहे हैं? मेरा सवाल आपसे है। आप कह रहे हैं कि जो है व्यवस्था डीएम के पास है कि पारदर्शी? वो पारदर्शी नहीं है। प्रधानमंत्री के पास है कि व्यवस्था पारदर्शी रखो, वो पारदर्शी नहीं है। शरद पवार जी के पास यह व्यवस्था है कि पारदर्शी रहो, वो पारदर्शी नहीं है। इसका क्या करेंगे आप? तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं, आपके पास कोई जवाब नहीं है। चलिए आप इलेक्शन कमीशन पे ही आ जाइए। आप ये, मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे काम भी किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो है एक ईमानदार आदमी का नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया कि वो चुनाव ना जीत जाए बिना पैसा खर्च किए। इसको आप किस नजरिए से लेते हैं? उस आदमी का नाम बताएंगे अभी। ऐसा है जी, इस व्यवस्था में अभी आपकी व्यवस्था, मैं अभी वो कह रहा था कहने के लिए कि भाई जो चुनाव आयोग कह रहा है 75 लाख खर्च करने के लिए, मैं कह रहा हूँ 75 लाख में कुछ चुनाव नहीं लड़ रहा है, और जो पैसे खर्च हो रहे हैं इतने ज्यादा, उस पर चुनाव आयोग छुटपुट छापेमारी करके, इसलिए उसको और शक्ति देगी। उसके बाद उतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उसको शक्ति की क्या जरूरत है? वो चुनाव में जो ऑब्जर्वर होते हैं उन पे नियंत्रण रखे, छापा मारने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा सवाल, पैसा आता कहां से है उनकी और क्यों आता है? चुनाव जैसी चीज लड़ने के लिए पैसा उद्योगपतियों, अडानी, अंबानी, रतन टाटा, पैसे वालों से, बदमाशों से, चोरों से, उचक्कों से, आतंकवादियों से पैसा लेके चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है? पहले तो इसका जवाब दीजिए। हम कहाँ कह रहे हैं मुझे पैसा देते? आप यही तो कह रहे हैं कि 75 लाख जो है सीमा निर्धारित है, करोड़ों में चुनाव लड़ा जाता है। तो इसका मतलब या तो लोकतंत्र को बर्बाद किया जा रहा है, हो रहा है, और हाँ, और या किया तो नहीं जा रहा, हो रहा है। नहीं तो हो रहा अपने आप थोड़ी कोई चीज होती है। ऐसी है, व्यवस्था ऐसी हम आप जो है बात कर रहे हैं तो अपने आप तो नहीं बात हो रही है, दोनों लोग बैठे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, इसका कोई एक आदमी दोषी नहीं है ना। जिम्मेदार आदमी दोषी होता है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो सवाल उनसे पूछा जाएगा। केवल एक प्रधानमंत्री दोषी नहीं है। हाँ, दोषी वही है। नहीं सुनिए, मनमोहन सिंह के टाइम में भ्रष्टाचार हुआ, मैं चैलेंज कह रहा हूं कि मनमोहन भ्रष्टाचार अगर हुआ तो वो जिम्मेदार हैं। मोदी जी के टाइम में नीरव मोदी भाग गया, अडानी को ठेका मिल गया, अंबानी को मिल गया, गैर कानूनी तरीके से अमित शाह का बेटा अमीर बन गया, वो भी भ्रष्टाचार है। पत्रकारिता भी यही है कि दोनों को एक नजर से देखो। हम यहाँ बैठ के ये पैरवी करने के लिए नहीं बैठे हैं कि शरद पवार जी की पार्टी से आप हैं तो हम उनके बारे में कोई बात ऐसी ना कहें कि आपको बुरा लगे या उनको लगे, या हम मोदी जी के खिलाफ हैं तो कांग्रेस के जो है फेवर में सवाल पूछें। हम देश के प्रति सवाल पूछ रहे हैं, लोकतंत्र के प्रति सवाल पूछ रहे हैं। उस चीज में समझ लीजिए, मेरी तलवार में जो आएगा, वो चाहे चुनाव आयोग आए, सुप्रीम कोर्ट आए, प्रधानमंत्री आए, इवन राष्ट्रपति आए, राष्ट्रपति भगवान थोड़ी है,
लोग कहते हैं संवैधानिक पद पे है, उसको आप नहीं कह सकते। भाई क्यों नहीं कह सकते, इसका जवाब दे दीजिए। संवैधानिक पद पे जो आदमी है उसको हम आलोचना नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? किसमें लिखा है? जब लोग भगवान को नहीं मानते हैं, गॉड को नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, पैगंबर को नहीं मानते हैं, तो एक इंसान है जो किसी पार्टी से राष्ट्रपति बन गया, हम उसको कैसे माने? मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैं महात्मा गांधी को नहीं मानता राष्ट्रपिता, क्या होगा? देशद्रोह हो जाएगा। मेरी आस्था है कि महात्मा गांधी की नीतियां खराब थी, देश को तोड़ दिया, मैं नहीं मानता। क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, सरकार क्या करेगी? कुछ नहीं। मैं राष्ट्रपति को नहीं मानता। भगवान जवाब दीजिए। चुनाव आयोग भ्रष्ट है, मैं कह रहा हूं, काम नहीं कर रहा है, इस पे बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि यह सच नहीं है। सच क्या है? चुनाव आयोग ने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत अच्छे भी काम किए हैं, लेकिन वो कौन से अच्छे काम हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं कि स्थिति जो है बुरी होती चली जा रही है? आप ही ने कहा कि बहुत महंगा चुनाव हो गया, तो अगर 10 अच्छे काम कर रहे हो और एक ऐसा बुरा काम करे दे रहे हो जिससे वो 10 भी डाइल्यूट हुए जा रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे आप अमृत लाओ, ठीक, और उसमें 1 बूंद जहर डाल दो, अमृत खत्म हो गया ना। चुनाव आयोग वही काम कर रहा है। तो ऐसी व्यवस्था जनता को नहीं चाहिए। मैं जनता का प्रतिनिधि हूं। जवाब दीजिए। नहीं तो क्या किया जाए? हिंद महासागर में फेंक दिया जाएगा? किसको? बिल्कुल फेंक दिया जाए। ऐसी व्यवस्था को सुन लीजिए, हिंद महासागर में मैं फेंक दूंगा। मेरी बात तो नहीं सुनिए, चुनाव आयोग, मैं तो सुधार की आपके बात पास सुधार कैसे होगा आप बताइए, या तो आप बताइए या हमसे पूछिए। आप इधर आइए, मैं बताऊंगा। आदमी में ईमानदारी होना चाहिए, हर चीज का है, हल करने वाला चाहिए। अगर व्यक्ति अपना हित देखेगा कि मनमोहन सिंह हट गए, मोदी बन गए, अब किसी तरह मोदी को हटाओ और खुद प्रधानमंत्री पद लो। उन्होंने अडानी अंबानी को पैसा दिया, हम रतन टाटा और नीलसू वाडिया को देंगे तो देश नहीं सुधरेगा, मान्यवर। तो चुनाव आयोग को ये करना चाहिए, इससे बढ़िया रास्ता कोई नहीं है। किसी का दुख नहीं होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा, जनता परेशान नहीं होगी, ईमानदार आदमी जीत जाएगा। दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल को मजबूती देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। धन्यवाद।